सबसे पहले 1 साल बेमिसाल क्यों? ऐसा क्यों लगता है आपको कि 1 साल में बेहतर काम हुआ है और ये स्मरणीय है? ये देश का पहला राज्य होगा जिन्होंने 14 लाख किसानों के खाते में 2 साल की अंतरंग की राशि 3716 करोड़ रुपए की राशि उन्होंने किसानों के 2 साल के बकाया बोनस की राशि हमने दिया। तो 1 साल में आपको विधानसभा क्षेत्र में कितने विकास हो पाया? 1 साल जनता ने मुझे दिया। जनता के आशीर्वाद से, माननीय विष्णुदेव साय जी के आशीर्वाद से हमने सिर्फ 1 साल में दुर्ग शहर में 72 करोड़ रुपए की राशि जो आ चुकी है उसको मैं बता रहा हूँ। करप्शन की भेंट ना चढ़ जाए, तो करप्शन को जो उसका रोकथाम इसके लिए क्या उपाय कर रहे हैं? अब करप्शन के लिए जीरो टॉलरेंस में हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी चल रहे हैं। किसानों की एक समस्या लगातार निकल कर सामने आ रही है सर, कि जो धान भंडारण है सोसाइटियों में उनका उठाव नहीं हो पा रहा है, कस्टम मिलने के लिए नहीं जा पा रही, इसलिए किसान धान नहीं बेच पा रहे हैं। मेरा एक बात, ये रूम है, इस रूम में क्षमता 50 लोग बैठने की है, अचानक 100 लोग आ जाएंगे तो थोड़ा सा ऐसा समस्या आ रही है। शिक्षक भर्ती को लेकर अभी छत्तीसगढ़ में माहौल गर्म है। बीएड जो शिक्षक कर्मी हैं, बीएड वाले, उनकी भी नौकरी खतरे में है। तो शिक्षक भर्ती को लेकर क्या एक बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, किसी भी वर्ग, चाहे शिक्षक हो, युवा हो, महिला हो, चाहे वृद्धजन हो, किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। माननीय विष्णुदेव साय जी शासन है, कल कैबिनेट में उनके लिए भी चिंता की गई, कैबिनेट में कल प्रस्ताव पारित किया गया। आने वाले 4 साल में क्या हो सकता है, क्या कुछ करने वाले हैं और किन क्षेत्र में आप विशेष रूप से ध्यान देना चाहते हैं? मैं तो आपको पहले ही बोला, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का हो, खेल का हो, नौकरी का हो। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार की 1 साल पूरी हो चुकी है। 1 साल बेमिसाल का नारा दिया जा रहा है, लेकिन 1 साल बेमिसाल किनके लिए? नेता के लिए, विधायक के लिए या जनता के लिए? हम लगातार अलग अलग क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं, नेता मंत्री और सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि 1 साल का जो समय रहा है वो किनके लिए और किस काम के लिए उपयोग में किया गया, कार्य क्षेत्र में कितने विकास हो पाया है। आज हमारे साथ मेहमान हैं दुर्ग सिटी से विधायक विजेंद्र यादव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद आपको। सबसे पहले 1 साल बेमिसाल क्यों? ऐसा क्यों लगता है आपको कि 1 साल में बेहतर काम हुआ है और ये स्मरणीय है? 1 साल बेमिसाल इसलिए है, 1 साल पूर्व छत्तीसगढ़ की जनता ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के गारंटी पे छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आई, माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार आई। सरकार बनने के 12वें दिन ये देश का पहला राज्य होगा जिन्होंने 14 लाख किसानों के खाते में 2 साल की अंतरंग की राशि 3716 करोड़ रुपए की राशि उन्होंने किसानों के 2 साल के बकाया बोनस की राशि हमने दिया सुशासन दिवस के दिवस पे। ये 1 साल बेमिसाल इसलिए हम कर सकते हैं, ये देश का पहला राज्य है। 21 क्विंटल धान 3100 के दर पे और एक मुश्त हमने एक साथ किसानों के खाते में पैसा हमने दिया। 1 साल बेमिसाल हम इसलिए बोल सकते हैं, ये पहला राज्य है जो देश की आधी आबादी मानी मातृ वंदना करते हुए महतारी वंदन योजना हमने लागू किया। महतारी वंदन योजना के तहत देश की आधी आबादी को 70 लाख से भी ज़्यादा महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये महीना हम दे रहे हैं और महीने के महीने 1 तारीख 2 तारीख जैसे पेमेंट लोगों खाते में आता है वैसे ही महिलाओं खाते में आता है। इसलिए हम 1 साल बेमिसाल कर सकते हैं। 1 साल बेमिसाल हम इसलिए बोल सकते हैं, पूर्ववर्ती जो कांग्रेस सरकार थी सिर्फ एक धान खरीदती थी और वो धान को 4 बार रुला के किस्तों में पैसा देती थी और पूरे देश में सारे विकास, प्रदेश में सारे विकास काम ठप हो गए, सारी नौकरियां ठप हो गई, सारे काम डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके मूलभूत सुविधाओं को भी पिछली सरकार ने नहीं दिया। हम लोगों का धान भी खरीद रहे हैं, महिलाओं खाते में पैसे भी डाल रहे हैं, सरकार की अलग अलग योजनाएं भी हम चला रहे हैं। योजनाओं के साथ साथ हमारा यह पहला प्रदेश है, आपने अभी समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, प्रदेश में एक साथ 40,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि 1 साल में हमारा प्रदेश खर्च किया है। केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के अर्थव्यवस्था, यहाँ के सिस्टम को देख के खुश होकर अभी अतिरिक्त हमको 4400 करोड़ रुपया भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ को दिया। इस बात का प्रमाण है कि छत्तीसगढ़ सरकार
बहुत बेहतरीन ढंग से माननीय विष्णुदेव साय जी सुशासन में काम कर रही है। जी, ये तो प्रदेश की बात होगी सर, लेकिन जब हम बात करते हैं विधानसभा क्षेत्र की, क्योंकि आप विधानसभा क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक साल में आपको विधानसभा क्षेत्र में कितने विकास हो पाया? पिछला 10 साल से कांग्रेस का यहाँ विधायक रहा है। 5 साल उनकी सरकार थी, महापौर, नगर निगम, उनकी पूरी नगर निगम थी। पूरे 5 साल में एक ही रट उन्होंने रट लगाते थे कि हमने 5 साल में 65 करोड़ काम किया, 5 साल में 65 करोड़ काम किया, 5 साल में 65 करोड़ काम किया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो 65 करोड़ वो राशि है जिसमें माननीय नितिन गडकरी जी, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री जी ने एक सड़क को दिया। उसी राशि को वो ये बताते थे कि हमने किया, हमने किया, हमने किया। एक ठगड़ा बांध बोलते हैं जिसमें 18 करोड़ रुपये शासन की राशि उन्होंने खर्च किया और 18 इंच पानी उसमें नहीं रहता। ये भ्रष्टाचार का बड़ा सबूत हम सबके बीच में है। नल जल आवर्धन योजना, ऐसा भ्रष्टाचार दुर्ग नगर निगम में हुआ है कि आज भी, पहले एक समय में इस शहर में सिर्फ एक पानी टंकी हुआ करती थी, पूरे शहर को पेयजल मिलता था। आज नल जल योजना के तहत 7 टंकियाँ बनी इस शहर में, लेकिन आज भी हमारे दुर्ग शहर की आधी आबादी हर महीना एक नगर निगम PRO एक समाचार पत्रों में जारी करता है, सूचना जारी करता है कि अभी फलाना दिन को ये नल नहीं खुलेगा, इस वार्ड में नल नहीं खुलेगा, इस वार्ड में। ये 5 साल की उपलब्धि थी। एक साल जनता ने मुझे दिया, जनता के आशीर्वाद से, माननीय विष्णुदेव साय जी के आशीर्वाद से हमने सिर्फ एक साल में दुर्ग शहर में 72 करोड़ रुपये की राशि जो आ चुकी है, उसको मैं बता रहा हूँ। 72 करोड़ रुपये की राशि दुर्ग नगर निगम और अलग अलग विभागों के यहाँ मिल चुका है। इसके अलावा लगभग 200 करोड़ से भी ज़्यादा की राशि विभिन्न विभागों के, PWD के, इरिगेशन के टेंडर प्रक्रियाधीन है। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि 5 साल, उनका 5 साल और हमने 5 महीने में भी उनके 5 साल के काम को ज़्यादा हमने किया। हमारे एक साल में आधा दिसंबर में इलेक्शन हुआ, दिसंबर के बाद वित्तीय वर्ष में बजट का रोड़ा था। बजट के बाद, बजट आते ही आचार संहिता लग गया, जून तक हम काम नहीं कर पाए। लेकिन जून से दिसंबर तक जो 6 महीना हमको मिला, इसमें हमने 72 करोड़ रुपये से ज़्यादा की राशि नगर निगम में आ चुका है और 200 करोड़ रुपये की राशि हमने अलग अलग मदों में लाया है, जिसमें मूलभूत सुविधाओं से लेके, पहले हमने शुरुआत में ही दुर्ग शहर के 48 शिव मंदिरों को हमने 3 लाख, 4 लाख, ऐसे 1 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि हमने 48 शिव मंदिरों को दिया। तत्काल बाद दुर्ग शहर के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे दुर्ग में 8 शमशान घाट हैं। उन 8 शमशान घाटों में 7 शमशान घाटों को हमने फिर से पुनरुद्धार के लिए हमने नया लाया। दुर्ग में उरला में एक बड़ी आबादी है, आज भी खेल के लिए तरस रही थी, मैदान के लिए तरस रही थी। उरला में एक बड़ा स्टेडियम हमने लाया। जो हमारे ग्रामीण वार्ड हैं, जो 6 ग्रामीण वार्डों में, हर वार्ड में 1 करोड़ से भी ज़्यादा की राशि उनमें अभी विकास काम, चाहे उनके मूलभूत सुविधाएं, जो रोड हो, नाली हो। पहली बार ऐसा हुआ है कि CSEB बिजली विद्युत वितरण कंपनी ने किसी निकाय को पोल लगाने के लिए 2.5 करोड़ की राशि हमको दिया। इसके साथ साथ ये मूलभूत सुविधाओं के अलावा मैं बताना चाहता हूँ, हमारा दुर्ग में आज तक कोई खेल की सुविधाएं नहीं थी। अभी विधायक बनते ही सबसे पहले हमने एक यहाँ पे अत्याधुनिक बैडमिंटन कोर्ट जो इंटरनेशनल पैमाने पे वो बनेगा, वो उसका निर्माण के लिए हमने राशि दिया। वो टेंडर हो गया और वो काम, बिल्डिंग लगभग खड़ा हो गया। फरवरी में वो काम कंप्लीट हो जाएगा। पहली बार यहाँ के बच्चों के लिए हमने एक स्विमिंग के लिए एक स्विमिंग कोर्ट कर दिया, उसका भी काम चालू है। दुर्ग में डॉक्टर रमन सिंह जी के समय में जो एक राशि आई थी, जिसको कांग्रेस सरकार ने लैप्स कर दिया, एक ऑडिटोरियम। आज तक कोई भी बैठक के लिए, बड़े बैठक, संगोष्ठी या किसी प्रकार, विविध प्रकार के आयोजन के लिए कोई प्रकार का यहाँ सुविधाएं नहीं है। हमने माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी को जब भाजपा सरकार थी तो मांग किया था, वो स्वीकृति के बाद वो स्ट्रक्चर खड़ा था, जिसको कांग्रेस सरकार ने रोक दिया। अभी उसको फिर से निर्माण करने के लिए अभी हमारी सरकार, विष्णुदेव साय जी की सरकार में, माननीय वित्त मंत्री OP चौधरी जी ने 13 करोड़ रुपये की राशि उसके लिए जारी किया। वो काम भी अभी चालू हो रहा है। एक बढ़िया ऑडिटोरियम बन रहा है, 2 स्टेडियम बन रहे हैं। साथ साथ मेरे को बताने में बड़ा हर्ष हो रहा है, आनंद हो रहा है। अविभाजित मध्य प्रदेश में इंदौर से भी बड़ा स्टेडियम हमारा दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम को मानते थे, लेकिन पिछले 30 साल से आज वो स्टेडियम मवेशियों के हवाले है। बच्चों को पर्याप्त सुविधाएं नहीं है।
अत्याधुनिक वो स्टेडियम को बनाने के लिए हमने बीसीसीआई से अप्रोच किया। बीसीसीआई ने हमारे मांग को स्वीकृति करते हुए 33 साल के लीज की बात की और कलेक्टर के महोदय के साथ जो जिला क्रीड़ांगन समिति होती है उस समिति ने तय किया है कि बीसीसीआई को 33 साल के लिए हम लीज दे रहे हैं। जिस दिन वो बीसीसीआई काम यहाँ वर्कआउट यहाँ चालू हो जाएगा, खेल चालू हो जाएगा, तो आप कल्पना करिए कि दुर्ग हमारा जो इंटरनेशनल लेवल पे, मुझे ध्यान में है जैसे शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में जब पहली बार मैच हुआ तो समाचार पत्रों के हेडिंग में आया कि आज रायपुर विश्व के 138 देशों के साथ जुड़ रहे हैं। मैं मानता हूँ जिस दिन हमारा ये स्टेडियम बन जाएगा तो हमारा दुर्ग भी विश्व के 138 देशों के साथ उस मैच के माध्यम से जुड़ जाएगा। ये हमारी एक बड़ी उपलब्धि है। आप देखे होंगे अभी डॉक्टर रमन सिंह के समय में जो नालंदा परिसर रायपुर में जो बनाया गया था, जावांगम जो बनाया गया था दंतेवाड़ा में, उस पैटर्न में मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया था, माननीय वित्त मंत्री से निवेदन किया था कि आप दुर्ग में भी एक नालंदा परिसर दीजिए। मेरे मांग पे शासन ने सिर्फ दुर्ग ही नहीं बल्कि 14 स्थानों पे नालंदा परिसर के लिए स्वीकृति दी, जिसमें अलग अलग ग्रेड के अनुसार दुर्ग का ए ग्रेड का वो नालंदा परिसर बनने वाला है, जिससे आने वाले समय में यहाँ के युवा पढ़े लिखे विद्यार्थी जिनको नीट की, जेई की, आईटी की, आईआईटी की, पीएससी की, यूपीएससी के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, चाहे पढ़ाई संबंधित हो चाहे नौकरी संबंधित हो, ये शासन से है पूरी रहेगा। नॉमिनल जो प्रवेश चार्ज है वही प्रवेश चार्ज रहेगा, बाकी ऊपरी आप कास्ट है उसका टेंडर लग गया है। आने वाले समय में लगभग 1200 सीटर कैपेसिटी की वो नालंदा परिसर, 1200 बच्चे पढ़ेंगे भी, रहेंगे भी, आवासीय है, सर्व सुविधा युक्त वो बनने वाला है। 11 करोड़ 76 लाख का उसकी लागत है, उसका टेंडर हो गया। सर जब आप जीत कर आए थे चुनाव तब आपसे हमारी चर्चा हुई थी, तब उस दौरान आपने कहा था कि मेरे जो मेन फोकस होने वाला है वो जो डेवलपमेंटल वो होता है प्लेटफॉर्म होता है उस पर होने वाला है, जैसे कि स्वास्थ्य हो गया, रोड हो गया या फिर जो एजुकेशन हो गया। तो एजुकेशन की बात आपने बोल दिए, लेकिन स्वास्थ्य की क्या है इसकी? स्वास्थ्य के लिए मैं बताना चाहता हूँ, दुर्ग जिला अस्पताल हमारा संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है। आज भी कवर्धा से, बालोद से, दौंडी लोहारा से दूर दूर तक के लोग दुर्ग आना पसंद करते हैं। हेल्थ के मामले में दुर्ग आज भी लोग पहले प्राथमिकता देते हैं। पहले हम लोग जब छोटे थे तो एक वहाँ पे लोग डिलीवरी के लिए लोग दुर्ग अस्पताल आना चाहते थे। एक पेइंग रूम की सुविधा थी। पेइंग रूम में डिलीवरी होने के बाद जच्चा बच्चा पेइंग रूम में रहता था और वहीं वो डॉक्टर की देखरेख में वो अपने परिवार के साथ अलग से घर में नहीं लेकिन घर जैसा सुविधा वहाँ हुआ करता था। बाद में बंद हो गया। मेरे आने के बाद मैंने ध्यान दिया कि जो आज एक समस्या मैं देखता हूँ, डिलीवरी हुए जो बच्चे होते हैं उनको बहुत जल्द पीलिया का एक बीमारी आ जाती है, पीलापन आता है। वो डॉक्टरों से बात करने पर पता चला उनको सनलाइट प्रॉपर नहीं मिलता। हमने एक अत्याधुनिक बच्चा जच्चा वार्ड बनाने के लिए पैसा शासन से लिया, 5 करोड़ की राशि उसमें आ गई है। वो 5 करोड़ की राशि से हम 150 बिस्तर का एक जच्चा बच्चा वार्ड बना रहे हैं, जिसमें वो चारों तरफ से धूप आएगा, सनलाइट रहेगा, बच्चों को बीमारी नहीं होगी। ये प्राथमिकता है। साथ ही साथ उसमें 22 पेइंग रूम रहेंगे। 22 पेइंग रूम होटलों में जो स्वीट रूम होता है उस पैटर्न में रहेगा, उसका एक चार्ज रहेगा और वो चार्ज के हिसाब से उसमें डिलीवरी वाले किसी सर्जिकल है ऑपरेशन ऑपरेट किए हुए पेशेंट वहाँ आराम से रह सकते हैं। डॉक्टरों के देख रेख में इंटरकॉम सुविधा रहेगी, डॉक्टर उसको आएगा जाएगा देखेगा। तो वो हम हेल्थ के लिए एक बड़ा काम अपन करने वाले हैं। राज्य शासन ने एक अत्याधुनिक ओटी के लिए 4 करोड़ रुपये की राशि दुर्ग को दिया है, जिससे आने वाले समय में यहाँ हेल्थ के लिए अपन बड़ा काम करेंगे। आने वाले समय में दुर्ग में एक अत्याधुनिक हम हार्ट सेंटर बनाने वाले हैं। वो शासन में लंबित है और मैं समझता हूँ कि 2-3 साल में वो भी पूर्ण रूप देगा। इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ, चुनाव के पहले हमने दुर्ग शहर की जनता को कहा था कि हम एक आईटी पार्क देंगे। आईटी पार्क माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय विष्णुदेव साय जी में निवेदन किया, शहर से उन्हें तैयार हो गए और बहुत जल्द आईटी पार्क दुर्ग में अभी प्रारंभ होने वाला है। 15 अलग अलग कंपनी आने वाली है। वो 15 कंपनी 2000 युवाओं को, इंजीनियरों को नौकरी देगी। स्टार्टिंग दौर पे अपन नल घर के एक बिल्डिंग को हमने चयनित किया है, बहुत जल्द उसका उद्घाटन होने वाला है।
मैं एक आपको नया बात बताता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक कोर्स माननीय मोदी जी ने चालू किया है। आईआईटी भिलाई के मार्गदर्शन में आईटी पार्क होगा और हम लोग जो हमारे दुर्ग में एक जलकुंभी का बड़ा पटा हुआ है, हम जो सीना तालाब है, सीना नदी है, पुलगांव नाला है, तो दुर्ग में एक आर्टिफिशियल एजेंसी के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू उस जलकुंभी से कपड़ा बनाने का प्लांट अभी दुर्ग में लगने वाला है। इससे यहाँ की महिलाओं को रोजगार मिलेगा। वेस्ट मटेरियल का कैसे सदुपयोग हो, ये पूरे देश में वो दुर्ग में पहला होगा, चूँकि आईआईटी भिलाई के थ्रू होने वाला है। ये हमारे बच्चों को एक दूरगामी संदेश देगा। हम आईआईटी के द्वारा, आईटी पार्क के द्वारा रोजगार देंगे, महिलाओं को नए नए टेक्निकल जानकारी हम देंगे, वेस्ट का हम उपयोग कैसे सदुपयोग करें हम सिखाएंगे। तो खेलकूद के मामले में हो, शिक्षा के मामले में हो, स्वास्थ्य के मामले में हो, चाहे रोजगार के मामले में हो, सारे दिशाओं पे हम अलग अलग काम कर रहे हैं। और सड़क, बिजली, पानी, ये निरंतर काम है, इसको हम तो लगातार कर ही रहे हैं। और माननीय विष्णुदेव साय जी का आशीर्वाद है। दुर्ग शहर जो एक समय में अविभाजित मध्य प्रदेश में दुर्ग का जो नाम हुआ करता था, उस नाम के अनुरूप हम वापस दुर्ग को उस ऊंचाई पे ले जाएंगे। जी, स्वच्छता एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होता है सर। तो जैसे कि बहुत सारे तालाब रहते हैं, अभी कुछ तालाब की स्थिति ऐसी हो गई कि वहाँ आप कुल्ला भी नहीं कर सकते, नहाने की बहुत दूर की बात है। तो सौंदर्यीकरण के अलावा तालाब के जो पानी इसको साफ करने के लिए क्या कुछ? अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। मैं जब जम्मू कश्मीर गया था, डल झील देखने गया था। डल झील में एक मशीन चलती थी, चूँकि डल झील में सारे कॉटेज बने हैं तालाब के ऊपर, लोग अपने घर के जितने भी वेस्ट मटेरियल को भी डल झील में डाल देते हैं, तो उसको सफाई के लिए एक मशीन वहाँ रेगुलर चलती है। जो जितने भी वो तालाब वो मशीन चलता है, पंपिंग करता है, पानी साफ भी होता है और कचरा एक बेल्ट के द्वारा वो बाहर आ जाता है। तो मैं उसको देखा वहाँ पे। अभी मैं माननीय मंत्री जी से, हमारे नगर प्रशासन मंत्री से मैं मांग किया कि एक वो मशीन हमें भी चाहिए, पॉन्ड क्लीनर मशीन हम बोलते हैं उसको। मेरे निवेदन पे माननीय मंत्री जी ने विभाग को भेजा। विभाग को एक आपत्ति आई कि आज तक हमने पॉन्ड क्लीनर मशीन लिया नहीं। मैंने उनसे कहा कि आप लिए नहीं, उसका क्या अर्थ होता है, आप शुरुआत करिए, क्योंकि हम हमारे नगरीय निकाय में तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए शासन पैसा देती है, उससे बंड बनते हैं, उसमें सीढ़ियाँ बनती हैं, उसमें गार्डन बनते हैं, लेकिन प्रॉपर जो तालाब का पानी वो सफाई नहीं होता उसमें। तो ये जो हम ये जो मशीन लिए हैं, इस मशीन का काम ये है कि जितनी भी गंदगी है, पॉन्ड क्लीनर मशीन तालाबों को भी सफाई करेगी और नदी का जो पानी हम गंदा पानी पीते हैं उसको भी हम सफाई करेंगे। 1.5 करोड़ रुपया की राशि राज्य शासन ने स्वीकृति कर दी, दुर्ग नगर निगम में आ गया पैसा, टेंडर भी हो गया है और मुझे ऐसा लगता है 7-8 दिन के अंदर वो पॉन्ड क्लीनर मशीन दुर्ग शहर की जनता को देखने को मिलेगा। जी सर, आपके पास योजना तो बहुत अच्छी हैं, आप उस पर काम भी लगातार कर रहे हैं, लेकिन एक बात जो समस्या निकल कर सामने आती है ये है कि करप्शन की भेंट ना चढ़ जाए। तो करप्शन को जो उसका रोकथाम उसके लिए क्या उपाय कर रहे हैं आप? अब करप्शन के लिए जीरो टॉलरेंस में हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी चल रहे हैं। आप देखे होंगे कि पिछले 1 साल में कम से कम 8-9 लोगों पर कार्रवाई हुई है, कुछ लोग जेल भी गए हैं। कोल घोटाला जो चलता था, जिसको जो पहले ऑनलाइन पद्धति थी, वो ऑनलाइन पद्धति को मैनुअल पिछली सरकार ने कर दिया, भूपेश बघेल की सरकार ने उस परंपरा को हटा के वापस ऑनलाइन पद्धति कर दिए। जितना हम विस्तारीकरण करेंगे टेक्निकल रूप से, उतना भ्रष्टाचार कम होगा। सरकार की चिंता है जीरो टॉलरेंस हो, वो जीरो टॉलरेंस में हम काम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, चूँकि ये भ्रष्टाचार में कहीं न कहीं आम जन को भी शासन के साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा। तो शासन अपने स्तर पे काम कर रही है और धीरे धीरे अपन उसमें आगे बढ़ रहे हैं। जी, ये अक्सर सुनने और देखने में आता है ऐसा, जैसे कि अगर विधायक बन गए, कोई किसी पार्टी से आते हैं वो, लेकिन जो वहाँ के वार्ड पार्षद है वो परेशान रहते हैं कि अगर वो बीजेपी से विधायक हैं तो कांग्रेस के जो वार्ड पार्षद रहते हैं उनको सही से फंडिंग नहीं करते हैं। तो क्या समस्या आप? ये जो बात हो रही है, आप कांग्रेस सरकार की बात कर रहे हैं। ये दुआ भेद और ये जो पार्शलिटी वो जो बोलते हैं, ये कांग्रेस ने किया। मैं आपको 2 उदाहरण दे रहा हूँ।
भाजपा की महापौर थी श्रीमती चंद्रिका चंद्राकर। कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस सरकार आने के बाद एक कार्यक्रम में भाजपा के महापौर को मंच तक नहीं दिया गया था। मैं आपको आज हमारी सरकार है, माननीय विष्णुदेव साय जी हमारे मुख्यमंत्री जी आए, महापौर सभापति कांग्रेस के सभी जो पदाधिकारी नगर निगम से संबंधित उन सबको मंच में स्थान दिया गया, सम्मान स्वागत, कहीं हमने कोई उनके साथ भेदभाव नहीं किया। अभी आप पूरे शहर में घूमेंगे, जहाँ जहाँ विधायक गजेंद्र यादव का नाम पत्थर है, वहाँ पे कांग्रेस के महापौर का भी हमने कोई भेदभाव नहीं किया, उन बराबर उनका नाम है। जितनी राशि भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के यहाँ ही है, आप तुलनात्मक देखेंगे तो उतनी राशि कांग्रेस पार्षदों के यहाँ भी गई है। हम इसमें कोई भेदभाव नहीं किए। हाँ, कहाँ ज़रूरत है, ज़रूरत के हिसाब से हमने काम दिया, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का हो। हमारे लिए चूँकि शहर हमारा है, जनता हमारी है, जनता हमारी प्राथमिकता है। कौन कांग्रेस का वार्ड है, कौन भाजपा का वार्ड है, ये हमारी प्राथमिकता नहीं है। दुर्ग की जनता हमारी है और जनता के हित में हम काम करेंगे। कुछ दिनों के बाद नगर निगम नगर पालिका का चुनाव होना है, लेकिन इसमें एक बड़ा फेरबदल सामने आया है कि इस बार प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होना, तो कहीं ना कहीं इसका सीधा इसका फायदा बीजेपी को जा रही है कि आपको भी लगता है कि अपने फायदे के लिए? ये बीजेपी का फायदा नहीं है, बीजेपी कांग्रेस का फायदा नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप अभी किसी भी नगर निगम में चले जाइए, महापौर सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए पार्षदों को सेट करने में लगा रहता है। शहर विकास की प्राथमिकता में नहीं रहता है, पार्षद कैसे सेट हो उसकी प्राथमिकता में रहता है, दबाव में रहता है महापौर। जैसे ही महापौर सीधा जनता से जुड़ेगा तो वो ये जो दबाव खत्म हो जाएगा, उन्मुक्त होकर निश्चिंत होकर काम करेगा। हमें नगर निगम में प्रतिनिधि इसलिए बनाए जाते हैं कि वो शहर का विकास हो, शासन की योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, जनता तक वो योजनाएं मिले। जब तक उसको आप निश्चिंत नहीं देंगे, जब तक आप उसको उन्मुक्त नहीं देंगे, आप काम कैसे करेंगे? भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि उन्मुक्त तरीके से, निष्पक्ष ढंग से काम होना चाहिए नगरीय निकाय में। तभी संभव है जब महापौर सीधे जनता के द्वारा चुना जाएगा। नहीं तो पार्षदों द्वारा चुनने से वो लगातार कहीं न कहीं दबाव में रहते हैं काम करने में, कहीं न कहीं उसकी निष्पक्षता पे सवाल खड़ा होता है। तो अभी भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ जनता के हित को ध्यान में रख के, नगर हित को और प्रदेश हित को ध्यान में रख के ये डायरेक्ट चुनाव का तय किया है। कुछ समय पहले सर, आपसे इंटरव्यू से पहले एक दो सीनियर नेता कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं, उनके साथ हमारी चर्चा भी, तो उनका कहना था कि अभी 1 साल ही हुआ है, अभी नए सत्ता में आए हैं, पावर उनके हाथ में, तो अभी संभाल नहीं पा रहे हैं। जब एक लंबा समय बिता लेंगे उसके बाद उनको पता चलेगा कि काम कैसे होता है और कैसा किया जाता। आप एक कहानी सुने हो, पूत के पाँव पालने में दिखता है। बचपन से हम जान जाते हैं कि ये कैसा निकलेगा। वो माँ गोद समझ में आ जाता है कि ये बच्चा ये बहुत तेज रहेगा कि ये बहुत शांत रहेगा। 1 साल में जो मैं बात कर रहा हूँ, जितना हमने धान की राशि दी, कांग्रेस सरकार आप देखेंगे तो पूरे समय 9,000 करोड़ से ज़्यादा धान किसानों को नहीं दी। हम शुरुआत में ही 16,000 करोड़ रुपये दिए किसानों के खाते में। कांग्रेस सरकार टोटल बजट का टोटल वो 15,000 करोड़ से ज़्यादा धान नहीं ली। हम शुरुआत में ही हम 22,000 करोड़ का धान लिए। कांग्रेस एक योजना के बहाने पूरे प्रदेश में सारे काम को ठप कर दी। आज महतारी वंदन योजना भी चल रहा है, आज धान खरीदी भी हो रही है ईमानदारी से, आज विकास के काम भी हो रहे हैं, लोगों को नौकरियां भी मिल रही है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमारा काम ठीक नहीं है? आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि सरकार किस तेज गति से चल रही है और आने वाले समय छत्तीसगढ़ का स्वरूप कैसा होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। आपने महतारी वंदन योजना की बात की सर, लेकिन अभी भी बहुत से महिलाएं हैं प्रदेश में जो इस योजना से वंचित हैं, तो क्या आपको भी लगता है कि इसका एक फेज और शुरू करना चाहिए? सरकार के ध्यान में सारी चीज़ें हैं। कोई योजना आती है, वो योजना क्रियान्वयन और उसमें कठिनाइयों को सब सरकार के ध्यान में समय के हिसाब से समय के हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। किसानों की एक समस्या लगातार निकल कर सामने आती है सर, कि जो धान भंडारण है सोसाइटियों में, उनका उठाव नहीं हो पा रहा है, कस्टम मिलने के लिए नहीं जा पा रही, इसलिए किसान धान नहीं बेच पा रहे हैं। देखिए, मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, पहले किसान एकड़ में कितना बेचता था धान? 15 क्विंटल। अब वो किसान पे कितना बेचता है? 21 क्विंटल। पहले कांग्रेस सरकार में कितने किसान थे? पहले 14 लाख किसान थे,
अभी किसानों की संख्या कितनी हो गई? 21 लाख हो गई। आप देखिए, ये सरकार के धान खरीदी की व्यवस्थाओं से जो खेत बंजर था, जो खेत परिया पड़ गया था, वो सारे खेत में खेती होने लग गए। गांव में आज आपको खाली खेत नहीं मिलेगा। लोग रेखा देना छोड़ दिए, लोग खुद खेती करने कर, लोग अधिया नहीं देना कर रहे हैं, लोग खुद खेती कर रहे हैं। मेरा एक बात, मेरे रूम है, इस रूम में क्षमता 50 लोग बैठने की है, अचानक 100 लोग आ जाएंगे तो थोड़ा सा ऐसा समस्याएं आएंगी, लेकिन ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। अभी प्रॉपर ये सिर्फ कांग्रेस के कुछ लोग द्वारा एक प्रोपोगंडा अपनाया जा रहा है। सारी जगह धान का उठाव हो रहा है, और हमारी सरकार ने तो टोकन सिस्टम में, कांग्रेस सरकार के समय 3 चरणों में टोकन दिया जाता था, हमने उसको भी ख़त्म कर दिया। जो जितना ला रहा है उसको किसान एक ही दिन में अपना तौल के ले जा रहा है। तो एक साथ इतनी बड़ी संख्या हमारी, इसलिए हमको ऐसा लग रहा है क्वांटिटी बढ़ गई है, समस्याएं कहीं नहीं है। इस बार 107 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया प्रदेश सरकार के द्वारा, लेकिन अभी तक अगर डाटा की बात करें तो 60,000 मीट्रिक टन खरीदता है। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं धीमी है शुरुआत? कोई धीमी नहीं है। मैं खुद किसान हूँ, आज मेरा धान टोकन कटा है। हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग अर्ली वैरायटी के धान बेचते हैं, वो बिक गए, और जो लेट क्रॉप्स जो होता है वो 15 दिसंबर के बाद लोग बेचते हैं। उसका कारण ये है कि हमारे यहाँ लोग, एक ऐसा माना जाता है, ये जो छत्तीसगढ़ डबल क्रॉप्स का एरिया है, यहाँ पे ऐसा माना जाता है 18 दिसंबर के पहले आप चना नहीं बोएंगे, 18 दिसंबर के पहले आप गेहूँ नहीं बोएंगे तो उसका उत्पादन मार सकता है। तो लोग धान बाद में बेचते हैं। धान कटाई करते हुए किसानों को पहली प्राथमिकता ये रहती है कि वो जो धान जो कटा हुआ खेत, जो खाली खेत है, उसमें वो तत्काल गेहूँ चना का वो बुआई कर दे। और जब वो अपना चना गेहूँ बुआई करके उसमें जब पानी पलाना बोलते हैं हम लोग, पानी पल जाता है, उसके बाद वो दूसरे काम में लगता है। किसान इस बात में निश्चिंत है, पूरा जनवरी महीना उसके पास है, पूरे जनवरी में उसका धान बिक जाएगा। किसान इस बात के लिए चिंतित रहता है कि उसका जो दूसरा क्रॉप है वो उसके उत्पादन में कमी ना आए। उसके लिए वो पहले गेहूँ बोता है, चना बोता है, उसके बाद आप देखना, ये मैं पहली बार का नहीं बोल रहा हूँ, हमेशा का आप जो डाटा दे रहे हैं, ये हर वर्ष का आप डाटा देखिए। धान बिक्री में जो तेज़ी आती है 15 दिसंबर के बाद आती है। उसका कारण शासन नहीं है, उसका कारण किसान खुद जानता है कि कब धान तो मेरा बिकी जाएगा, पहले मैं दूसरा क्रॉप्स की बुआई कर लूँ। इसके कारण अभी काम दिखता है हमको। आप 15 दिन बाद का अब आप हम फिर बैठेंगे, आप देख लीजिएगा। जी, आपने कहा था सर कि दुर्ग शहर को हम दूसरों को, जैसे दूसरे शहर होते हैं, उसको देख के अपने शहर का विकास नहीं करना है, हम खुद एक मॉडल बनना चाहते हैं। लेकिन मॉडल बनने के लिए सर यहाँ जो युवा है उनके हाथों को रोजगार बहुत जरूरी है। तो ये रोजगार जैसे कि सबको तो दे पाना पॉसिबल नहीं है, तो खुद से कुछ रोजगार शुरू करने के लिए जैसे फंडिंग की व्यवस्था होगी, लोन की व्यवस्था होगी, फिर ऐसा क्या माध्यम है जिसके तहत आप उनका सहयोग करना चाहते हैं, फिर कर सकते हैं? देखिए, अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने MSME योजना लाया, लघु सूक्ष्म उच्चतम प्रकार के सब प्रकार के कामों को उन्हें प्रशिक्षित करने का काम दे रहा है, ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं। रोजगार का अर्थ ये सिर्फ ये नहीं होता कि वो सरकारी नौकरी में लगे, वो रोजगार नहीं मानते हैं। रोजगार का अर्थ ये होता है कि उसको काम मिलना चाहिए, परिवार का भरण पोषण होना चाहिए। सरकार इसमें लगातार चिंता कर रही है। गाँव में जो धान खरीद रहे हैं, कहीं ना कहीं वो रोजगार का एक बड़ा सशक्त माध्यम है एग्रीकल्चर। अभी तो एग्रीकल्चर को, और माननीय मोदी जी के उसमें हमारे दुर्ग जिले में टमाटर खेती होती थी, पाम ऑयल की खेती चालू हो रही है, रुई की खेती चालू हो गई है धीरे धीरे इसको, और हल्दी खेती हमारा दुर्ग अभी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ये सारे खेती क्षेत्र में अपन जितना ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा अपन फोकस कर सके, इसमें सरकार चिंता कर रही है। लोगों का आर्थिक आधार मजबूत होगा। एक धान से आप देख सकते हैं कि भारत सरकार का एक सर्वे आया भारतीय रिजर्व बैंक का, जिसमें ऑटोमोबाइल के सेक्टर में पूरे देश में हम नंबर 1 पे हैं, छत्तीसगढ़ नंबर 1 पे है। अभी आप देख रहे हैं कि माननीय OP चौधरी जी जो सेंट्रल NCR के पैटर्न में SCR रायपुर टू दुर्ग ला रहे हैं, उससे आप देखें कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, कितना रोज़गार मिलेगा, ऑटोमोबाइल, IT
और तमाम मेडिसिन से लेके हर क्षेत्र में काम होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, कोई नौकरी करेगा, कोई गाड़ी लगाएगा, कोई और दूसरा काम करेगा। एक कंपनी आने से, एक भिलाई स्टील प्लांट कंपनी आने से बीएसपी में जो काम किए हैं, लेकिन उससे सहायक कम से कम सैकड़ों कंपनियाँ आई जिसका नाम भिलाई इतना डेवलप है। वैसे ही जब शासन की कोई बड़ी योजना आएगी, उसका लाभ तमाम प्रकार के छोटे से छोटा लेबर वर्ग से लेके बड़े से बड़े कंपनी लेवल तक के लोगों को उसका लाभ मिलेगा। दुर्ग शहर के विकास में पालिका बाजार का क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है, कंट्रीब्यूशन क्या हो सकती है? अभी हमारा जो शनिश्री बाज़ार है, शनिश्री बाज़ार हमारा बहुत पुराना मार्केट है, मंडी भी लगता था, लंगूर बीज मंदिर भी है, उसको हमने अभी लिया है। चूँकि पिछली सरकार ने थोड़ा उसमें चूक कर गई कि वो ज़मीन के मालिक नगर निगम नहीं है। अभी हम उसको नगर निगम को सुपुर्द करने के लिए शासन में प्रोसेस चल रहा है। जैसे ही वो नगर निगम के अंडर में आ जाएगा, अपन एक पालिका बाजार बनाएंगे जो एक तरफ एक मल्टी लेवल सब प्रकार के ज्वेलरी शॉप से लेके सब काम के लिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स रहेगा। दूसरी तरफ जो हमारे सब्जी बेचने वाले, जहाँ वहाँ टुकनी, जूता, मोजा, बाजा जो बेचते हैं, जो दैनिक बाज़ार है, वो दो अलग अलग पार्ट में पालिका बाजार रहेगा। वहाँ ज़मीन आप कभी जाकर देखेंगे तो वो जो स्थल है वो दो अलग अलग प्रकार में है। तो जो छोटे मोटे मूलभूत सांस्कृतिक विरासत से लेके जो ज़रूरतमंद के, जो हमारा दोना पत्तल से लेके सारी चीज़ों का भी वो बाजार रहेगा, सब्जी का भी रहेगा, दैनंदिनी सब्जी का रहेगा, और साथ साथ जितने बड़े वो जो बाजार है, दुकान, शोरूम है, वो दोनों रहेंगे। दोनों प्रकार के एक अद्भुत ऐसा मार्केट रहेगा जहाँ एक छोटे से छोटे वर्ग का भी बाजार है और बड़े से बड़े लोगों का बाजार है। अपन उसको शासन में अभी प्रक्रियाधीन में, बहुत जल्द अपन उसको भी कराएंगे। जी, विजय शर्मा जी से सर हमारी चर्चा हुई थी, तो उनका कहना था कि जो एक साल में छत्तीसगढ़ जिस तरीके से आगे बढ़े हैं और जो वादे किए गए थे छत्तीसगढ़ की जनता को, उनसे कहीं ज़्यादा काम हुआ है, लेकिन कांग्रेस इस बात को मान नहीं रही। अब ऐसा है, मैं काम कर रहा हूँ, जो सोया है उसको उठाया जा सकता है, और जो सोने का नाटक कर रहा है उसको कोई उठा नहीं सकता। कांग्रेस ना मानने से क्या, तो जनता तो मान रही है। उसका आप परिणाम देखिए, सारे लोकसभा सीट हम जीते हैं। वोट आप परसेंट आप देख सकते हैं, हम कितने वोट जीते। इसी दुर्ग में, इस दुर्ग शहर में मैं 48,000 से चुनाव जीता। 3 महीने बाद माननीय सांसद महोदय यहाँ पे 73,000 वोट से जीते। जनता कहीं कहीं माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति श्रद्धा रखती है। माननीय विष्णुदेव साय जी काम है, जो इतिहास में पूरे देश में जो 10 सर्वाधिक वोट से चुनाव जीतने वालों में हमारा रायपुर लोकसभा जीता, उससे कुछ कम में हम दुर्ग को जीते। लाखों से हम सब जगह चुनाव जीते। तो ये जनता का विश्वास है, तब तो हम चुनाव जीते इतने वोटों से। जी सर, आगे की 2 सवाल है। शिक्षक भर्ती को लेकर अभी छत्तीसगढ़ में माहौल गर्म है। बीएड जो शिक्षाकर्मी हैं, बीएड वाले, उनकी भी नौकरी खतरे में है। तो शिक्षक भर्ती को लेकर क्या एक बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, किसी भी वर्ग, चाहे शिक्षक हो, युवा हो, महिला हो, चाहे वृद्धजन हो, किसी को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। माननीय विष्णुदेव साय जी शासन है, कल कैबिनेट में उनके लिए भी चिंता की गई। कैबिनेट में कल प्रस्ताव पारित किया गया। सरकार तो पिछले 5 साल से जो वृद्धजनों के लिए जो रामलला दर्शन, काशी विश्वनाथ दर्शन, तीर्थाटन योजना को फिर चालू की। हमारे बुजुर्गों के लिए ज़बरदस्त योजना है। लोगों का जीवन, हमारा छत्तीसगढ़ भावनात्मक प्रदेश है, धार्मिक प्रदेश है। लोग एक यात्रा चाहते हैं, जीवन में एक बार एक धार्मिक यात्रा चाहते हैं। वो काम श्रवण कुमार बन के माननीय विष्णुदेव साय जी कर रहे हैं। जब वो वृद्धों की वो चिंता कर रहे हैं, तो हमारे बच्चों की चिंता कैसे नहीं करेंगे। तो किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी बराबर उसमें चिंता कर रहे हैं। आपके कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा हो चुका है। बहुत सारी आपने बातें बताई कि आपके द्वारा क्या क्या किया गया है। आने वाले 4 साल में क्या हो सकता है, क्या कुछ करने वाले हैं, और किन क्षेत्र में आप विशेष रूप से ध्यान देना चाहते हैं? मैं तो आपको पहले ही बोला, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का हो, खेल का हो, नौकरी का हो, ये चारों को मैं अपने इस दुर्ग शहर में लाऊंगा। बड़े रूप में काम करने का प्रयास करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से। और हम अपने दुर्ग को, अगर जिस शहर में अच्छा शिक्षा हो तो उसका एक अलग स्थान होता है, अच्छा खेल हो तो और स्थान होता है, अच्छा स्वास्थ्य हो तो भी लोग आते हैं,
और नौकरी है स्वाभाविक रूप से लोग आएंगे। ये चारों का समुच्च में दुर्ग में कराने की इच्छा है और माननीय विष्णुदेव साय जी और माननीय मंत्रियों के आशीर्वाद से हम जरूर दुर्ग सर्कल करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद, आप समय निकाले हमारे साथ चर्चा किए। जाते जाते हमारे माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने क्षेत्र की जनता का भी? मैं आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ, आप 1 साल पहले भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिए। आपके आशीर्वाद से माननीय मुख्यमंत्री जी श्रद्धेय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार बनी। हम सुशासन की बात करते हैं, सुचिता की बात करते हैं, हम भगवान श्री राम की बात करते हैं। आप सबसे मैं एक ही निवेदन करता हूँ, जो श्री राम प्रभु श्री रामचंद्र जी का आदर्श पे चलने वाली जो सरकार है वो हर वर्ग के लिए न्याय करेगी, हर वर्ग की चिंता करेगी और अंत्योदय की बात प्रण लेकर हम भारतीय जनता पार्टी के सब लोग हैं। आप सबको एक ही बात कहना चाहता हूँ, माननीय विष्णुदेव साय सुशासन में सबका साथ, सबका विकास, सबके साथ होगा, ये बात कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे विधायक गजेंद्र यादव जी को, जिनका कहना है कि 1 वर्ष में काम हुआ है, वो जनता को दिख रही है, धरातल पर उतरा है। आने वाले 4 साल में मुझे और काम करना है, बेहतर काम करना है। साथियों, इसका मूल्यांकन आपको करना है क्योंकि आप करता धरता हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतने ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।